बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 27 जुलाई 2024। तो आज 27 जुलाई की बिहार की टॉप खबर लेकर आए हैं आपके लिए। तो ऐसे में अगर आप भी बिहार के रहने वाले हैं और बिहार न्यूज से इंटरेस्ट रखते हैं तो आप हमारे साथ बने रहें। खबर शुरू करने से पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना है कि केडीबी लाइव का ऐप आ चुका है। आप केडीबी लाइव ऐप के माध्यम से पूरे बिहार की खबरों को देख सकते हैं। इस ऐप को इंस्टॉल करने के लिए प्ले स्टोर में जाइए, सर्च कीजिए केडीबी लाइव लिख करके आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए और पूरे बिहार की खबरों को देखिए। तो चलिए चलते हैं खबरों की ओर। दोस्तों आज सबसे पहले बात करेंगे कि आरजेडी एमएलसी और राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई सुनील सिंह को विधान परिषद से बर्खास्त कर दिया गया। जब विधान परिषद की आचार समिति की अनुशंसा पर यह कार्रवाई की गई है। साथ ही आरजेडी एमएलसी कारी सोहेब को 2 दिन के लिए निलंबित कर दिया गया। वहीं पर आपको बता दें कि सोहेब ने पहले ही माफी मांग ली थी, सुनील सिंह ने माफी नहीं मांगी थी। वहीं पर कार्रवाई को लेकर के सुनील सिंह ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार के दबाव में यह कार्रवाई हुई है और सीएम नीतीश कुमार को माफी मांगनी चाहिए। जी हाँ, जब मीडिया वालों ने, पत्रकारों ने सुनील सिंह से सवाल पूछा है कि आपने माफी क्यों नहीं मांगी, तो सुनील सिंह ने कहा कि मैं माफी क्यों मांगू, माफी तो नीतीश कुमार को मांगनी चाहिए, उन्होंने जो गलती की है उसके लिए। साथ ही साथ सुनील सिंह ने कहा है कि मिमिक्री करना अपराध है क्या, मिमिक्री नहीं करना चाहिए और ये मिमिक्री करना बिल्कुल भी अपराध नहीं है। आपको बता दें कि सुनील सिंह को इसलिए बर्खास्त किया गया है क्योंकि सुनील सिंह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मिमिक्री किया था। इस मिमिक्री को लेकर के उनको बर्खास्त कर दिया गया है विधान परिषद से। दोस्तों बिहार भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल को बनाए जाने के बाद जिले के यानी कि किशनगंज जिले के भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी है। आपको बता दूं कि सीमांचल से पहली बार किसी नेता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। वहीं शुक्रवार को भाजपा जिला अध्यक्ष सुशांत गौप की अगुवाई में भाजपा नेताओं ने किशनगंज शहर के कलटेक्स चौक, धर्मगंज चौक सहित अन्य स्थानों पर जमकर के आतिशबाजी की। वहीं पर एक दूसरे को मिठाई खिला करके बधाई भी दिया है। आपको बता दूं कि इस दौरान भाजपा कार्यकर्ता डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल जिंदाबाद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, प्रधानमंत्री मोदी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद का नारा लगाते देखे गए। आपको बता दो कि भाजपा जिला अध्यक्ष सुशांत गौप ने कहा कि उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने से सीमांचल क्षेत्र में संगठन को काफी मजबूती मिलेगी और आगामी विधानसभा चुनाव में भी बल मिलेगा। भाजपा नेताओं ने कहा कि फिर से 2025 में एनडीए की सरकार मजबूती के साथ बिहार में बनेगी। दोस्तों बिहार में खेती करने वाले किसानों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में डीजल की खरीद पर किसानों को अनुदान मिलेगा। इसका लाभ लेने के लिए बिहार का किसान कृषि विभाग की वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। खबर के अनुसार किसानों को सरकार के द्वारा खरीफ फसल की सिंचाई के लिए डीजल पर 75 रुपए प्रति लीटर अनुदान दिया जाएगा। किसानों को प्रति एकड़ 2250 रुपए अनुदान राशि मिलेगी। किसान अधिकतम 3 सिंचाई के लिए अनुदान ले सकते हैं, इसका लाभ ले सकते हैं। आपको बता दूं कि आवेदन के दौरान किसानों को रसीद, आधार कार्ड, डीजल रसीद, कंप्यूटराइज या फिर डिजिटल रसीद पर पंजीकरण संख्या आदि की जरूरत होगी। किसान बिहार कृषि विभाग की वेबसाइट पर जाकर के खुद से आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने लोकसभा में पूर्णिया को बिहार की उप राजधानी बनाए जाने की मांग उठाई है। केंद्रीय बजट पर सदन में अपनी बात रखते हुए पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने कहा कि सहरसा में एम्स खोला जाए, साथ ही साथ पूर्णिया में IITI, IIM एवं केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करने की मांग की है। इससे कोसी और सीमांचल क्षेत्र के युवाओं को और फिर अन्य लोगों को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र को बाढ़ से बचाने के लिए कोसी नदी पर हाई डैम बनाने की जरूरत है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने लोकसभा में मानसून सत्र के दौरान बोलते हुए कहा कि भारत में असमानता चरम पर है। आरबीआई के पूर्ण गवर्नर रघुराम राजन के बयान का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि भारत में भौतिक पूंजी पर जोर देने के साथ साथ मानवीय पूंजी के निर्माण पर भी ध्यान देने की जरूरत थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। अब AI की दुनिया का सामना करना चुनौती बन गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार देश भर में 14 से 18 साल की उम्र के 1/4 बच्चे साधारण से लिखे वाक्य भी नहीं पढ़ पाते हैं। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार मेक इन इंडिया में विफल हुई है, यानी फेल हो गई है। इस कारण राज्य के नेतृत्व वाले विकास मॉडल के बजाय PPP मॉडल पर निर्भर कर रही है। इसके बुरे नतीजे हो रहे हैं। जब सांसद पप्पू यादव ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के आंकड़े का हवाला देते हुए कहा कि साल 2000 में देश के अंदर पढ़े लिखे में बेरोजगारों की संख्या 54.9% थी, जो 2022 में बढ़कर के 65% हो गई है। सरकारी आंकड़े ही बता रहे हैं कि मेक इन इंडिया से युवाओं को फायदा नहीं मिल पाया है। पप्पू यादव ने ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाओं को विकसित करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि गाँव में कैंसर, हार्ट, ब्रेन ट्यूमर और संक्रामक बीमारियों का इलाज गरीब पिछड़ा आदमी नहीं करा सकता है। आपको बता दें कि बजट में ऐसी बीमारियों से मुफ्त इलाज के लिए कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है।
दोस्तों, ट्रेन चलाना एक मुश्किल काम है जिसे ड्राइवर बड़ी ही मेहनत से करते हैं। भारतीय रेलवे हमारे देश में लाइफ लाइन की तरह पटरियों पर दौड़ती है, जिससे लाखों लोग सफर करते हैं। जब समय के साथ रेलवे ने काफी विकास किया है, तरक्की किया है और कई सुविधाएं यात्रियों को दी गई है। हालांकि भारतीय रेलवे का एक शर्मनाक वीडियो सामने आया है, जो आप देखेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। अब आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर इस वीडियो को देखिए। जो आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख करके आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो भारतीय रेल के ट्रेन के लोको पायलट केबिन के अंदर बारिश का पानी झरने की तरह बहता हुआ दिख रहा है, जिससे ड्राइवर को खुद को छाता से ढकना पड़ रहा है। यानी कि ट्रेन का ड्राइवर एक हाथ से छतरी पकड़े हुए है तो दूसरे हाथ से ट्रेन चला रहे हैं। आपको बता दूं कि ये विचलित कर देने वाला फुटेज देख करके समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर रेल की छत इतनी कैसे खराब हो गई है कि सारा पानी ट्रेन में आ गया है। इस मुसीबत के बाद भी लोको पायलट ट्रेन को चला रहा है और फिर वो भी खुद को बरसात से बचाते हुए। जहाँ हाथों में छाता लिए हुए ड्राइवर ट्रेन चला रहा है। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर के वायरल हो रहा है। आपको बता दो कि इस वीडियो को अब तक लाखों लोग सोशल मीडिया के जरिए देख चुके हैं। हालांकि इस पर भारतीय रेलवे द्वारा किसी तरीके की कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है। आपको यह भी बता दूं कि कुछ समय से रेल हादसे की काफी ज्यादा खबरें सामने आ रही है, जो आपको केडीवी लाइव के माध्यम से भी बताया जा रहा है, जिससे रेल प्रशासन के खिलाफ कई सवाल उठ रहे हैं। ये घटनाएं भारतीय रेलवे के सामने मौजूद चुनौतियों को रेखांकित करती है, जो कि उसे अपने विशाल नेटवर्क में सुरक्षा और फिर दक्षता बनाए रखने के लिए उठानी पड़ती है। दोस्तों, बिहार शिक्षा विभाग में बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ है। जी हाँ, यहाँ पर 120 रुपए का बैग 1200 रुपए में खरीदा गया है। अब आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा घोटाला हुआ है। 120 रुपए का बैग 1200 रुपए में खरीदा गया है, यानी कि एक बैग पर अब आप सोच सकते हैं कि 1000 से भी ऊपर का घोटाला एक बैग पर। जब वहीं पर 30 रुपए की थाली 70 रुपए में खरीदी गई है। जहाँ स्कूलों में बेंच, डेस्क, बैग और थाली खरीदने में घोटाला किया गया है। आपको बता दूं कि संजीव सिंह ने सदन में बैग दिखा करके सबूत पेश किए हैं और उन्होंने दावा किया है कि 120 रुपए के बैग को 1200 रुपए में खरीदा गया है। वहीं पर 30 रुपए की थाली का दाम 70 रुपए बताया गया है। इस तरह से शिक्षा विभाग में बड़ा घोटाला हुआ है। जहां पर मुख्य सचिव के पाठक के समय में लिए गए निर्णय पर सदन में सवाल उठाया गया है। आपको बता दूं कि ये जो घोटाला हुआ है, ये के पाठक के समय का है। जब के पाठक के समय में ये चीज खरीदा गया था, लेकिन इसमें बड़ा घोटाला हुआ है। वहीं पर संजीव सिंह के आरोपों पर जवाब देते हुए बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने सदन में बयान जारी किया। उन्होंने कहा है कि जहां से भी अनियमितता की बात सामने आई है, कार्रवाई होगी। कई जिलों में कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। जब पिछले दिनों किशनगंज में गड़बड़ी सामने आई थी, वहां कार्रवाई की गई है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि कई जिलों के डीएम को कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ अनुसूचित जाति जनजाति थाना में आवेदन दिया गया है, जिसमें उनके खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की गई है। ये आवेदन पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता अमर आजाद पासवान ने दिया है। जब पिछले 9 साल से SC/ST आरक्षण की हकमारी जानबूझकर के किया जा रहा है, इसके दोषी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी 15 जुलाई को बिहार सरकार के फैसले को रद्द कर दिया है और बोला है कि नीतीश कुमार जी संविधान और SC/ST के विरुद्ध में काम किया है। ये कहना है अमर आजाद का। दोस्तों, VIP यानी कि विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी के श्राद्ध क्रम में शामिल होने के लिए बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पहुंचे। इस अवसर पर उनके साथ भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष दिलीप कुमार जायसवाल, उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा और फिर जीवेश मिश्रा मौजूद रहे। सम्राट चौधरी ने मुकेश सहनी से मुलाकात करके सांत्वना व्यक्त की है और फिर वहां से हेलीकॉप्टर से पटना के लिए रवाना हो गए। सम्राट चौधरी हवाई मार्ग से 3:39 पर दरभंगा पहुंचे और शोकाकुल परिवार से मुलाकात करके करीब 20 मिनट रहने के बाद वे पटना के लिए रवाना हो गए। सम्राट चौधरी के आगमन को लेकर के स्थानीय प्रशासन की सख्त सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। दोस्तों, पूर्णिया में कल तनिष्क शोरूम से दिन दहाड़े इस साल की बिहार की सबसे बड़ी लूटकांड यानी कि 20 करोड़ रुपए की लूटकांड को अंजाम दिया गया। यहाँ लुटेरे ने तनिष्क शोरूम से लगभग 20 करोड़ रुपए के ज्वेलरी लूटे, जिसके बाद पूर्णिया जिले की पुलिस में हरकंप मच गया। वहीं पर लूट की इस बड़ी घटना के बाद सांसद पप्पू यादव ने पूर्णिया पुलिस पर अपना गुस्सा उतारा है। उन्होंने लूट कांड के लिए पुलिस को जिम्मेदार बताते हुए उन्हें नकारा और अपराधियों का संरक्षण बता दिया है। जब पप्पू यादव ने नीतीश कुमार को निशाने पर लेते हुए लिखा है कि आपकी पूर्णिया पुलिस नकारा और अपराधियों की संरक्षण बन गई है। ये पूर्णिया में अमन चैन कायम करने में बिल्कुल भी अयोग्य है। आप अनुमति दें तो फिर जन सहयोग से पूर्णिया से अपराधियों का सफाया कर दूंगा। 24 घंटे में सारे क्रिमिनल पूर्णिया कटिहार की परिधि से बाहर हो जाएंगे। पप्पू यादव ने लिखा है कि पूर्णिया में दिन दहाड़े तनिष्क के शोरूम को लूट लिया जाता है। जिला पुलिस मौज में है। वह सिर्फ जाति समुदाय के आधार पर निर्दोष लोगों को, राजनीतिक कार्यकर्ताओं को फंसाती है। अपराधियों के सामने नतमस्तक है पूर्णिया पुलिस। यह कहना है पप्पू यादव का।
दोस्तों, बिहार विधान परिषद में शुक्रवार को आरजेडी एमएलसी काला पट्टा काला बिल्ला लगा करके विरोध प्रदर्शन किया। कल आरजेडी एमएलसी और नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई सुनील सिंह की विधान परिषद सदस्यता खत्म होने जाने को लेकर की जा रही कार्रवाई के विरोध में काला पट्टी लगाया। जब राबड़ी देवी ने सदन की कार्रवाई शुरू होते ही कहा कि ये बदले की कार्रवाई है, यह सदन नई प्रकार की परंपरा की शुरुआत कर रहा है जो कि उचित नहीं है। जब राबड़ी देवी ने कहा है कि इतिहास को बदला जा रहा है, इसलिए काला पट्टा लगा करके हम विरोध करने पहुंचे हैं। दोस्तों, शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि आपने देखा होगा कि पीएम मोदी ने चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को बहुत बड़ी फिरौती देकर के अपनी कुर्सी बचा रहे हैं। यानी कि बिहार को मिलने वाले सहयोग, यानी कि जो मोदी सरकार जो पैकेज दिया है 60,000 करोड़ रुपए का, उसको शिवसेना सांसद संजय राउत फिरौती बता रहे हैं। उन्होंने कहा है कि चुनाव बजट में जिस तरह से इन दोनों को पैसा दिया है वह कुर्सी बचाने के लिए ही दिया गया है। जब पीएम मोदी कहते हैं कि वे अजैविक है, उसी तरह से ये बजट अजैविक बजट है और पूरा पैसा कुर्सी बचाने के लिए उन्होंने लगाया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख है, या वहीं पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जेडीयू के प्रमुख है। दोनों ही दलों का बीजेपी के साथ गठबंधन है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में दोनों दलों की अहम भूमिका है। जब विपक्षी दलों का कहना है कि गठबंधन कमजोर नहीं पड़े, इसलिए बजट में आंध्र प्रदेश और बिहार की प्रमुखता मिली है बिहार को। दोस्तों, बीजेपी ने बिहार नेतृत्व की जिम्मेदारी अब दिलीप कुमार जायसवाल को दे दी है। इसको लेकर कि बिहार बीजेपी में सियासी हलचल तेज हो गई है। संगठन की जिम्मेदारी मिलते ही दिलीप कुमार जायसवाल काफी एक्टिव दिख रहे हैं। उन्होंने शुक्रवार को सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की। इस मुलाकात को लेकर के बीजेपी के प्रदेश सदस्य ने एक्स पर पोस्ट भी किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री से मिली शुभकामनाएं को अमूल्य बताया है। साथ ही साथ उन्होंने बड़ा संदेश देते हुए कहा, संकेत देते हुए अपना रोड मैप भी बता दिया है। यहाँ डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने एक्स पर लिखा है कि भाजपा बिहार का अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर आज प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री जी द्वारा पुष्पगुच्छ एवं शुभकामनाएं दी है। आपसे मिली शुभकामनाएं मेरे लिए तो अमूल्य है। जहां हम सब मिलकर के बिहार की बेहतरी के लिए निरंतर कार्य करेंगे। इस दौरान विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह भी वहां पर उपस्थित थे। दोस्तों, हर महीने कुछ नियमों में बदलाव होता है, जिनमें से कुछ नियम ऐसे होते हैं जो आम लोगों की जेब पर अच्छा खासा असर डालते हैं। ऐसे में कई लोगों के खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है। अगस्त से गैस सिलेंडर की कीमत में बदलाव हो सकता है। दरअसल हर महीने की शुरुआत के पहले तेल कंपनियों द्वारा एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों का संशोधन करता है, जिसके बाद नए रेट को तय करते हैं। आपको बता दूं कि इसी जुलाई महीने में 1 तारीख को 19 किलोग्राम के कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में कटौती की गई थी। इस बार भी उम्मीद है कि सिलेंडर की कीमतों में कमी की जा सकती है, जो कि 1 अगस्त को। वहीं पर जुलाई में लेट पेमेंट से लेकर के क्रेडिट कार्ड से बिजली बिल रेट समेत अन्य यूटिलिटी ट्रांजैक्शन के नियमों में बदलाव किया था। नियम के अनुसार कॉलेज स्कूल की वेबसाइट डायरेक्ट भुगतान करने पर कोई भी चार्ज नहीं है। हालांकि अगर थर्ड पार्टी ऐप यूज करते हुए पेमेंट करते हैं तो फिर आपको 1% चार्ज देना होगा। बिहार में नौकरी करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में अब सरकारी कर्मचारियों को छुट्टी के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। इसको लेकर के दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। खबर के अनुसार सामान्य प्रशासन के प्रधान सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र ने सभी जिलों के डीएम, पुलिस हेडक्वार्टर, सभी विभागाध्यक्ष को इस संदर्भ में आदेश जारी कर दिया है। 16 अगस्त 2024 से छुट्टियों को लेकर के ये नई व्यवस्था विभागों और फिर जिलों में लागू कर दी जाएगी। आपको बता दूं कि सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश देते हुए कहा कि HRMS पोर्टल पर सभी कर्मियों के लिए डेटा अपलोड कर दिया जाए। वहीं पर अब बिहार में सरकारी कर्मचारियों को ऑनलाइन एब्सेंटी के आधार पर ही वेतन दिया जाए। दोस्तों, पूर्णिया के रुपोली से विधायक की शपथ लेने के महज 100 घंटे के अंदर विधायक शंकर सिंह ने 15 करोड़ का काम अपने क्षेत्र में लाया है। जी हां, आपको बता दो कि बिहार में पूर्णिया जिले के रुपोली से निर्दलीय विधायक शंकर सिंह ने 100 घंटे पहले ही विधायक पद की शपथ ली। उसके बाद उन्होंने जदयू को समर्थन दे दिया। उसके बाद ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ जाकर के मिले। उन्होंने बयान दिया था कि मैं विकास के कार्य को लेकर के मैं जदयू एवं नीतीश कुमार जी को समर्थन कर देता हूँ। उसके बाद मात्र 100 घंटे के अंदर नवनिर्वाचित विधायक शंकर सिंह ने विधानसभा क्षेत्र में विकास के कार्यों को शुरू कर दिया। उन्होंने 15 वैसी सड़कों की मरम्मति की स्वीकृति दिलाई है जो कि जर्जर हो चुकी है, जबकि 6 सड़कों की चौड़ीकरण, 5 पुल, 3 पुलिया एवं 1 पुल के लिए संबंधित मंत्री के पास स्वीकृति के लिए भेज दिया है।
दोस्तों बिहार में पिछले कुछ दिनों से चोर, अपराधी और गुंडे किस्म के लोगों का मनोबल सातवें आसमान पर नजर आ रहा है। बिहार के अंदर आए दिन कहीं न कहीं लूटपाट की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। ऐसे में पूर्णिया में कल बिहार की सबसे बड़ी लूटकाट की कांड की घटना को अंजाम दिया है। जहां कल पूर्णिया में मिल रही जानकारी के अनुसार पूर्णिया में कल शुक्रवार को सुबह तनिष्क शोरूम में दिन दहाड़े ये लूट हुई है। जब फिलहाल लूट की रकम क्या है और किन किन चीजों की से लूट की गई है, इस बारे में जानकारी ली जा रही है। अभी तक इस मामले में आधिकारिक तौर पर कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। यह हालांकि मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि लूट की रकम काफी अधिक है। जहां अपराधियों ने करोड़ों की लूट की घटना को अंजाम दिया है, वहां पर मौजूद लोगों ने कहा कि अपराधियों ने करोड़ों लूट की है। जब बाइक से आए 6 अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया है। जब सभी के पास हथियार थे। पहले 3 अपराधी शोरूम में कस्टमर बनकर के घुसे थे। इसके बाद 3 और अंदर गए। फिर गन पॉइंट पर लूटपाट की गई। जी आपको बता दें कि लूटपाट के दौरान बदमाशों ने शोरूम के कर्मचारी और फिर खरीदारी करने आए लोगों को ऊपर वाले फ्लोर पर बंधक बना लिया था। जहां यह घटना शहर के सहायक खजांची थाना क्षेत्र के डाक बंगला चौक स्थित तनिष्क शोरूम की है। दोस्तों बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र के दौरान विपक्ष का जोरदार हंगामा हुआ। जक्कल आखिरी दिन यह हंगामा हुआ। बिहार विधानसभा में विपक्षी दल पोस्टर लेकर के वेल पर पहुंच गए। इतना ही नहीं, प्रश्नकाल के दौरान भी जम करके हंगामा किया गया। इस दौरान बिहार विधानसभा स्पीकर नंद किशोर यादव ने विपक्षी सदस्यों को चेताते हुए कार्रवाई करने की धमकी दे डाली। दरअसल सत्र के दौरान नंद किशोर यादव ने विपक्षी सदस्यों को चेताया है और कहा कि यदि आप लोगों ने टेबल के साथ कोई भी छेड़छाड़ की तो फिर कड़ी कार्रवाई करेंगे। जब विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि कल आप लोगों की हरकत के कारण एक रिपोर्टर को चोट लगी है। जब विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव ने आरजेडी के गोविंदपुर के विधायक मोहम्मद कामरान को चुनौती देते हुए कहा कि टेबल उठाइए तब हम कार्रवाई करेंगे। दोस्तों महंगाई के पिच पर वैसे तो दालों और फिर हरी सब्जियां भी उछल रही है, पर आम आदमी के किचन के बजट को सबसे ज्यादा बिगाड़ रहे हैं आलू, प्याज और टमाटर के दाम। ऐसे में महंगाई पर काबू पाने के लिए सरकार ने मास्टर प्लान बनाया। जहां जल्द ही अब आपके किचन में भूटान का आलू मिलने वाला है। दरअसल आलू की बढ़ती कीमतों पर काबू पाने के लिए सरकार पड़ोसी देश भूटान से आलू लाने वाली है। जहां अब भूटान का आलू आपके किचन में पकेगा, जिससे आलू की कीमतों में बढ़ने को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी और फिर लोगों को सस्ते दाम पर आलू मिल सकेगा। दरअसल एक रिपोर्ट के अनुसार सरकार को लग रहा है कि देश में आलू के कम उत्पादन के कारण कीमतें तेजी रह सकती है। ऐसे में सरकार कीमतों में नरमी लाने के लिए विभिन्न उपायों पर गौर कर रही है। रिपोर्ट्स में एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के हवाले से बताया गया है कि सरकार पड़ोसी देश भूटान से आलू मंगाने की मंजूरी दे सकती है। जहां अन्य देशों से भी आलू का आयात करने पर विचार किया जा सकता है। जहां अधिकारी के अनुसार सरकार व्यापारी को फिलहाल छोटे अमाउंट में आलू का आयात करने की मंजूरी दे सकती है। जब सरकार ने पिछले साल भूटान से आलू खरीदने की मंजूरी दी थी। जब सरकार ने पिछले साल जो मंजूरी दी थी उसके तहत व्यापारी बिना लाइसेंस के जून 2024 तक भूटान से आलू खरीद करके भारत ला सकते थे। दोस्तों आज 27 जुलाई को बिहार में मौसम सुहाना रहेगा। जहां आसमान में बादल छाए रहेंगे। पटना में दोपहर बाद 3 बजे हल्की बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री के आसपास जा सकता है बिहार में। वहीं पर उत्तर बिहार के मानसून का असर एक बार फिर से देखने को मिलेगा। लेकिन टुकड़ों में जगह जगह बारिश होने की संभावना है। कहीं पर धूप तो कहीं छांव वाली स्थिति रहेगी। पूसा के कृषि मौसम वैज्ञानिकों ने बताया है कि 28 जुलाई तक हल्की बारिश होने की संभावना है। बादल गरजने के साथ आकाश से बिजली भी गिर सकती है। अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। आज 27 जुलाई को तापमान में 3 डिग्री वृद्धि होने की संभावना है, जिससे लोग गर्मी से परेशान हो जाएंगे। दोस्तों बिहार में भाजपा हाईकमान ने आधी रात में बड़ा दांव चलते हुए सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया। उनकी जगह पर पार्टी ने दिलीप कुमार जायसवाल को नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। कुशवाहा और कोयरी वोटर्स की अगुवाई करने वाले सम्राट चौधरी को पार्टी ने इतनी जल्दबाजी में क्यों हटाया, राजनीति के जानकार इसके अलग अलग कारण गिना रहे हैं। ऐसे में अभी हम आपको बताएंगे कि आखिर सम्राट चौधरी को इतनी जल्दी क्यों हटा दिया गया है। आपको बता दूं कि बिहार में बीजेपी ने इस बार 17 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन पार्टी को महज 12 सीटों पर ही जीत मिली। पार्टी औरंगाबाद, बक्सर और सासाराम में सीटें हार गई। जहां इन सीटों पर कुशवाहा और फिर कोयरी समाज के वोटर्स बहुआयात में हैं। जहां ऐसे में 2019 में ये सीटें भाजपा के पास। सम्राट चौधरी अपने प्रभाव वाली इन सीटों पर बीजेपी को जीत नहीं दिला पाए। जहां हालांकि हार के कई और भी कारण थे, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी तो जानी ही थी। वहीं पर बिहार में बीजेपी को दलित, ओबीसी और फिर सवर्णों का वोट मिलता रहा है, लेकिन सीमांचल में अति पिछड़ा वर्ग की वोट बीजेपी को नहीं मिलती। सीमांचल को छोड़कर के पार्टी का सभी सीटों पर व्यापक प्रभाव है। सीमांचल में मुस्लिम आबादी भी अच्छी खासी तादाद में है। ऐसे में पार्टी ने सीमांचल को फतह करने और फिर अति पिछड़ा समुदाय यानी कि वैश्यों के वोट हासिल करने के लिए दिलीप कुमार जायसवाल को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी है।
दोस्तों, बिहार बीजेपी में बड़ा फेरबदल हुआ है। पार्टी नेतृत्व ने मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। जब पार्टी अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने कहा कि बिहार में अगला विधानसभा चुनाव बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ाया जाएगा और एनडीए सरकार बनाएगी। जहां एक न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए बिहार बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन एनडीए के सामने टिक नहीं पाएगा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम 2025 में बहुमत की सरकार बनाएंगे। जब लोकसभा चुनाव में हमें सिर्फ 3-4 सीटों का नुकसान हुआ। जब बिहार बीजेपी के नवनियुक्त अध्यक्ष ने यह भी कहा कि राज्य की जनता राष्ट्रीय जनता दल का असली रंग जानती है। उन्होंने कहा कि जनता राजद के चेहरे और चरित्र को जानती है। वे यादव से प्यार करते हैं, न ही मुसलमान से। अगर उन्हें यादव से प्यार होता तो फिर वे तेजस्वी यादव से अधिक बुद्धिमान लोगों को लाते। आगे उन्हें बिहार भाजपा प्रमुख नियुक्त करने के लिए पार्टी नेतृत्व को धन्यवाद दिया है। दोस्तों, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर के विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन में भी विपक्ष ने जम करके हंगामा किया है। इसके बाद नीतीश सरकार में संसदीय कार्य मंत्री सह जदयू नेता विजय कुमार चौधरी ने आरजेडी और कांग्रेस पर जम करके निशाना साधा है। मंत्री ने कहा कि एक तरफ बिहार में इंडिया गठबंधन के नेता केंद्र सरकार पर बजट में राज्य से सौतेले व्यवहार करने का आरोप लगा रहे हैं, तो दूसरी ओर दिल्ली में इसी गठबंधन के नेता कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने बिहार की थाली में समोसा और जलेबी डाल दी है। जब बिहार विधानसभा की कार्रवाई शुरू होते ही विशेष राज्य के दर्जे की मांग करते हुए विपक्षी विधायक वेल पर उतर आए और फिर सरकार के खिलाफ जम करके नारेबाजी की। ये कल की घटना है, कल विधानसभा में ये सब हुआ है। इसके बाद विपक्षी सदस्यों ने सदन से ही वॉकआउट कर लिया। दोस्तों, हमारे देश में मोबाइल बैंकिंग का यूज बहुत तेजी से बढ़ा है। जी हाँ, लोग अपना समय बचाने के लिए मोबाइल से ही पेमेंट करते हैं, चाहे गूगल पे हो, फोन पे हो या फिर पेटीएम हो। इन सभी एप्स के माध्यम से ही मोबाइल से अपना पेमेंट करते हैं, पैसे भेजते हैं। इसी कड़ी में बिहार भी पीछे नहीं है। यहाँ पर लोग दबा करके डिजिटल लेन देन कर रहे हैं, यानी कि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम और भी कई सारे सब पेमेंट करते हैं ऑनलाइन मोड में ही। इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2021 की तुलना में मोबाइल बैंकिंग यूजर और इंटरनेट बैंकिंग यूजर्स की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में मार्च 2024 में मोबाइल बैंकिंग यूजर्स की संख्या 1,63,00,000 हो गई है। जी हाँ, जबकि इंटरनेट बैंकिंग यूजर्स की संख्या 1,53,00,000 हो गई है। वहीं पर अगर हम मार्च 2021 में आंकड़ा देखें तो फिर मोबाइल बैंकिंग यूजर्स की संख्या 62 लाख थी और इंटरनेट बैंकिंग यूजर्स की संख्या 73 लाख। आपको बता दो कि बिहार में पोस मशीन के इस्तेमाल में भी तेजी से बढ़ोतरी देखी गई है। कारोबारियों ने मोबाइल बैंकिंग के बढ़ते क्रेज को देखते हुए दुकानों में पोस मशीन का यूज कर रहे हैं। राज्य स्तरीय बैंकिंग कमेटी के आंकड़े के अनुसार 2021 की तुलना में 2024 में 42% की बढ़ोतरी हुई है। दोस्तों, दिलीप कुमार जायसवाल को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष का कमान मिलते ही जम करके गरज रहे हैं, बरस रहे हैं जब विरोधियों पर। डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही थी। वह हमारे नेता है, उप मुख्यमंत्री हैं। आगे मुझे काम करने का मौका मिला है तो मैं चाहता हूं कि बिहार में विकास के लिए अलग अलग पार्टी नहीं रह करके बल्कि सब मिलकर के एक साथ काम करे और बिहार के विकास को आगे बढ़ाए। आपको बता दूं कि दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा है कि मेरा बस चले तो मैं बिहार को सिर्फ एक पार्टी दूं, यानी कि बिहार में जितनी भी पार्टी है सबको हटा करके सिर्फ एक पार्टी रहने दूं। आपको बता दूं कि आगे दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने हम पर भरोसा जताया है। इसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं। आने वाले विधानसभा चुनाव 2025 चुनाव के लिए संगठन में बेहतर काम करने का मौका मिला है। इस पर हम खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। सभी पार्टी की तरफ से शुभकामनाएं मिलती है। आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर जिस आईएएस अफसर को देख रहे हैं, ये एक नंबर का करप्ट भ्रष्ट आईएएस है, करप्ट भ्रष्ट आईएएस ऑफिसर है। इन्होंने भ्रष्टाचार का सारा रिकॉर्ड पार कर दिया है। आपको बता दूं कि ये 100 करोड़ से भी ऊपर भ्रष्टाचार कर चुके हैं ये आईएएस ऑफिसर। आपको बता दूं कि बिहार में सीनियर आईएएस अफसर संजीव हंस और पूर्व विधायक गुलाब यादव के आरोपों की जांच के दौरान पटना पुलिस को संजीव हंस की काली कमाई के कई साक्ष्य मिले हैं। ईडी ने संजीव हंस और फिर गुलाब यादव के ठिकानों पर कई तरीके के ऐसे दस्तावेज जब्त किए हैं जिससे राज्य के अन्य दूसरे पदाधिकारियों के लेन देन के सबूत भी शामिल है। गुलाब यादव के यहाँ पर 4 बड़े शहरों में 20 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की अहम सबूत मिले हैं। बताया जा रहा है कि ये आईएएस अफसर संजीव हंस, इसका करीब 95 करोड़ का एक रिसोर्ट का पता चला है जो कि अवैध कमाई से ये सारा धन अर्जित किया है। जहाँ अवैध कमाई से ये महल खड़ा कर दिया है 95 करोड़ का। अब आप सोच सकते हैं कि बिहार में आईएएस भी और इस कदर करप्ट होते हैं कि इस करप्शन का सारा रिकॉर्ड तोड़ देते हैं।
दोस्तों, अगर आप बिहार में बिजनेस करने की योजना बना रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि आप झींगा मछली का पालन कर सकते हैं। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार ने झींगा फीड और ब्रू स्टॉक के आयात पर शुल्क में कटौती की है, जिससे झींगा पालन करने वालों को बड़ी राहत मिलेगी। खबर के अनुसार वित्त मंत्री ने कहा कि देश भर में झींगा पालन, उनके प्रोसेसिंग और फिर निर्यात के लिए नाबार्ड के माध्यम से फीडिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ऐसे में जो लोग इसका बिजनेस करना चाहते हैं उसके लिए अच्छा मौका है। आपको बता दूं कि झींगा मछली के बिजनेस के लिए आपको एक तालाब की जरूरत होगी। झींगा मछली के बीज तालाब में डाल दें, इसको भोजन के रूप में सूजी, मैदा, अंडे को एक साथ मिला करके दें। ये मछली 6 महीने में तैयार हो जाती है। इस मछली के बिजनेस से आप लाखों में कमाई कर सकते हैं। अगर इस बिजनेस को सेटअप करने के लिए आपके पास कोई पैसे नहीं है तो फिर आप बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत बिहार सरकार से 10 लाख रुपए प्राप्त कर सकते हैं। वहीं पर मुद्रा लोन योजना के तहत लोन लेकर भी इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को संभावित बाढ़ एवं सुखाड़ की स्थिति की समीक्षा की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि कुछ जिलों में अल्प वर्षपात की स्थिति को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को 8 घंटे की जगह 14 घंटे बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। यानी कि बिहार के किसानों के लिए बहुत अच्छी खबर है, गुड न्यूज है, क्योंकि बिहार के किसानों को पहले 8 घंटे बिजली मिलती थी सिंचाई करने के लिए, लेकिन अब उन्हें 14 घंटे बिजली मिलेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि वर्षा की कमी की स्थिति को देखते हुए इच्छुक किसानों को डीजल अनुदान की स्वीकृति दी जाए। उन्होंने कहा कि जल संसाधन किसानों के हित में नहर के अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि किसानों को सहूलियत हो। बैठक में मौजूद अधिकारियों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह निर्देश दिया है कि बाढ़ और सुखाड़ दोनों की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए संबंधित विभाग के अधिकारी लगातार निगरानी करते हैं। यह हर चीज पर नजर रखनी है, जब पूरी तरीके से सतर्क रहना है। मुस्तैदी के साथ लोग लगे रहेंगे तो फिर आपदा की स्थिति में लोगों को राहत मिलेगी। दोस्तों, मुख्यमंत्री प्रखंड परिवार योजना के दूसरे चरण के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जब परिवहन विभाग के सचिव संजय अग्रवाल ने पत्र जारी करके इस योजना से संबंध में जागरूकता अभियान के साथ साथ आवेदन की प्रक्रिया से लेकर के चयन के लिए वरीयता सूची की प्रशासन तक स्थिति जारी कर दी है। इस योजना के तहत 22 जुलाई से 31 जुलाई तक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जागरूकता वाहन के माध्यम से लोगों को इस योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी जा रही है। आवेदन की प्रक्रिया अगस्त से शुरू होगी। आवेदन की आखिरी तारीख 25 अगस्त है। बिहार के दरभंगा में एम्स के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। अगर आप दरभंगा के रहने वाले हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि दरभंगा में एम्स का निर्माण शोभन स्थित बाईपास के पास स्थित प्रस्तावित जमीन पर ही होगा। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बिहार सरकार को पत्र लिख करके जल्द से जल्द भूमि को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया शुरू करने को कहा है। राज्यसभा सांसद संजय झा ने इसकी जानकारी दी है। जेडीयू सांसद संजय झा ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके जानकारी दी है कि केंद्र सरकार ने प्रस्तावित जमीन पर ही एम्स के निर्माण के लिए सहमति दे दी है। और इन्होंने लिखा है कि हमें शेयर करते हुए खुशी हुई है कि दरभंगा में एम्स निर्माण के लिए राज्य सरकार द्वारा शोभन एकमी बाईपास के निकट प्रस्तावित भूमि का सर्वेक्षण करने के लिए 18-19 मार्च 2024 को दरभंगा आई केंद्र सरकार की तकनीकी टीम ने अपनी रिपोर्ट में उस भूमि को एम्स निर्माण के लिए उपयुक्त बनाया है। दोस्तों, आम बजट को लेकर के विपक्षी दल सरकार पर हमलावर बने हुए हैं। एक तरफ जहां पर विपक्ष बिहार की अनदेखी करने का आरोप लगा रहे हैं, तो फिर वहीं पर सत्ताधारी दल जेडीयू ने विधानसभा में बजट का स्वागत किया और फिर कहा कि इस बार के बजट में बिहार को जितना मिला है उतना कभी भी नहीं मिला था। जब मुंगेर पहुंचे पूर्व सांसद आनंद मोहन ने कहा कि विशेष पैकेज के रूप में बिहार को उसका वाजिब हक मिला है। इस पर विपक्ष का हाय तौबा गलत है। दरअसल पूर्व सांसद आनंद मोहन ने अपने 1 दिवसीय दौरे पर मुंगेर पहुंचे, जहाँ परिसदन में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बजट में बिहार को मिले विशेष पैकेज पर विपक्ष द्वारा मचाए जा रहे हाय तौबा को गलत बताया है। उन्होंने कहा कि विशेष पैकेज के रूप में बिहार को उसका वाजिब हक मिला है। जब विशेष पैकेज बिहार के स्वर्गीय विकास की आधारशिला रखने वाला साबित होगा, जब बिहार में विकास के नए दरवाजे खुलेंगे। विशेष पैकेज से रोजगार, यातायात, टूरिज्म, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण के क्षेत्र में बिहार काफी आगे बढ़ेगा। दोस्तों, बीजेपी ने बिहार प्रदेश अध्यक्ष के पद से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को हटा करके दिलीप जायसवाल को बना दिया है। जब बीजेपी के इस फैसले पर सम्राट चौधरी ने अपनी बात रखते हुए आरजेडी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के अध्यक्ष 27 साल से एक ही हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कल कौन होगा ये कोई नहीं बता सकता है, ये कोई नहीं जान सकता है। जब प्रदेश अध्यक्ष कौन बन जाएगा ये किसी को भी नहीं पता है। हमारी पार्टी में लोकतंत्र है और किसी भी कार्यकर्ता को कोई भी जिम्मेदारी दी जा सकती है। सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार के लोगों ने हमें
राज्य की 40 में से 30 सीटें जीतने में मदद की है, ये इसलिए उन्हें किसी तरीके की गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। वहीं पर उनकी पार्टी का लोकतंत्र लालू प्रसाद यादव खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राबड़ी देवी विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष हैं, तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं। जहाँ इनके परिवार के अलावा कोई दूसरा कुछ नहीं बन सकता है। ये जनता को डराते हैं, जब ये खुद आरक्षण विरोधी हैं। दोस्तों, बिहार में सरकारी कर्मियों के लिए जल्द ही नई व्यवस्था लागू होने जा रही है। आपको बता दूं कि इस नई व्यवस्था के तहत अब सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके साथ ही साथ ऑनलाइन अटेंडेंस के आधार पर ही उनकी सैलरी भी मिलेगी। जहां आगामी 16 अगस्त से बिहार में सरकारी कर्मियों के लिए नई व्यवस्था लागू हो जाएगी। इस व्यवस्था के लागू होने के बाद ड्यूटी से गायब रहने वाले कर्मियों पर नकेल कसा जा सकेगा। दरअसल सामान्य प्रशासन के प्रधान सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र ने राज्य के यानी कि बिहार के सभी डीएम, पुलिस हेडक्वार्टर, सभी विभागों के विभागाध्यक्ष को इसको लेकर के आदेश जारी कर दिया है। डॉक्टर बी राजेंद्र ने आदेश में कहा कि कर्मियों का ऑनलाइन अटेंडेंस से किया जाएगा। जहां आदेश में आगे कहा गया है कि सभी ट्रेजरी और क्षेत्रीय कार्यालय राजपत्रित कर्मियों की सेवा अभिलेख या फिर राजपत्रित पदाधिकारियों का कार्यकाल अभिलेख, वित्त विभाग प्रधान महालेखागार बिहार कार्यालय पटना से सभी प्रकार का अवकाश यानी कि छुट्टी ऑनलाइन रिपोर्ट देखा जाए। दोस्तों, जदयू नेता और एनडीए सरकार में पंचायत राज मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने कल संसद में विपक्षी इंडिया गठबंधन पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अभी तो ये सिर्फ पहला साल है, अभी 5 साल देखिए, जब 5 साल बाद मैदान में कहीं नजर नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि वही होगा कि 99 पर सांप कटेगा और 0 पर आ जाएंगे। आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 99 सीटें मिली है। इसी को लेकर ललन सिंह ने कहा कि सांप सीढ़ी का खेल तो आप लोग जानते हैं, 99 पर पहुंचने के बाद वो कट करके 0 पर आ जाता है। इसी में ऐसे ही कांग्रेस पार्टी 99 पर है और अगले लोकसभा चुनाव में कट करके 0 पर आ जाएंगे। जब बजट को लेकर के उन्होंने कहा है कि कई पार्टियों ने इस बजट को लेकर के कहा है कि बजट में 2 राज्यों को खुश किया गया। कई लोगों ने कहा है कि सरकार को बचाने के लिए बजट में घोषणाएं की गई है। मैं कहना चाहता हूं कि चाहे टीटीपी हो या फिर जेडीयू, ये प्री पोल अलायंस है और ये अलायंस फेविकोल से सटा हुआ है। जब ललन सिंह ने कहा है कि कुछ दिन हम लोग इन लोगों के साथ भी गए थे, जब वहां जाकर के पता चला है कि गिद्ध की तरह लाश को नोचने का काम ये लोग किया करते थे। उन्होंने कहा है कि आपके साथ रह करके आपका चरित्र भी देख चुकी है। जब वहां पर जाकर के हमें पता चला है कि आप लोग गिद्ध की तरह ही लाश को नोच करके काम को करते थे। जब हम लोगों ने आपको नमस्कार किया और चल दिए। दोस्तों, आरजेडी नेता सुनील सिंह ने गुरुवार को अपनी विधान परिषद की सदस्यता जाते देख करके नीतीश कुमार पर जम करके हमला बोला। उन्होंने हमला बोलते हुए मुख्यमंत्री को षड्यंत्रकारी और प्रतिशोधी बताया था। जहां इसको लेकर के अब जेडीयू ने पलटवार किया है। जहां जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने कहा कि नीतीश कुमार प्रतिशोध के लिए नहीं जाने जाते हैं। बिहार में गठबंधन बदला लेकिन नीतीश कुमार वही खड़े हैं। सुनील सिंह को ज्ञान होना चाहिए कि सभापति का अधिकार क्षेत्र होता है। जब विधायिका में कार्य संचालक नियमावली के तहत आचार समिति बनती है। नीरज कुमार ने सुनील सिंह का जवाब देते हुए कहा कि अगर पेट में दर्द है तो फिर सिर दर्द की दवा खाने से ठीक नहीं होगा। आचार समिति का अधिकार है, प्रतिवेदन देना और निर्णय लेने का अधिकार सभापति का है। जब सभापति के अधिकार क्षेत्र पर राजनीतिक हमले नहीं किया जाना चाहिए, नहीं करना चाहिए। वहीं पर विपक्ष ने आरोप लगाया है कि सीएम नीतीश कुमार बदला लेते हैं। अब इसका जवाब देते हुए नीरज कुमार ने कहा कि महागठबंधन के साथ कुल 37 महीने सरकार अब तक चली। जब उस समय क्या नीतीश कुमार से मोहब्बत हो रही थी? दोस्तों, अमेरिका में बिहार के एक शख्स को कैंसर की नकली दवा बेचने और तस्करी करने के आरोप में पकड़ा गया है। जहां इस शख्स का नाम है संजय कुमार। संजय कुमार पर आरोप है कि उन्होंने हजारों डॉलर की नकली फार्मास्यूटिकल अमेरिका बेची और फिर तस्करी की है। कोर्ट में दायर केस के मुताबिक संजय और उसके साथी ने नकली कैंसर की दवाओं को अमेरिका में बेचा और शिप किया। कीटूरा एक कैंसर इम्यूनोथेरेपी है जो कि अमेरिका में 19 तरह के कैंसर के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको बनाने और फिर वितरण का काम मेर्क शार्प एवं डोम एलएलसी की ओर से किया जा सकता है। अमेरिका में मेर्क शार्प एंड डोम एलएलसी कंपनी के अलावा किसी के पास भी इसको बेचने या फिर बनाने की परमिशन नहीं है। संजय को 26 जून को ह्यूस्टन से गिरफ्तार किया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा गया है कि जिस वक्त पुलिस ने उसे पकड़ा है तब वो अपने बिजनेस को बढ़ाने के मकसद से अमेरिका आया था। संजय कुमार पर साजिश रचने और फिर 4 नकली दवाओं की तस्करी का भी आरोप लगा है। दोस्तों, बिहार के लोगों को किडनी ट्रांसप्लांट करने के लिए यानी कि किडनी बदलने के लिए अन्य राज्य जाना पड़ता है। जब कभी वे राजधानी दिल्ली तो अन्य राज्य, तो कभी देश के बाहर यानी कि विदेश में भी जाकर के अपनी किडनी ट्रांसप्लांट करवाते हैं। ऐसे में उनको कई परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है, जहाँ उनके खर्च में भी बढ़ोतरी हो जाता है। ऐसे में बिहार के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी खबर सामने आई है कि दरअसल मिल रही जानकारी के अनुसार पटना एम्स में जल्द ही किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा शुरू होने जा रही है। इससे बिहार के लोगों को किडनी ट्रांसप्लांट के लिए अन्य राज्य के सहारे नहीं जाना होगा।
आपको बता दूं कि बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा मानव अंग और फिर ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 के तहत एम्स पटना को किडनी प्रत्यारोपण की मंजूरी दे दी गई है, जिसके बाद अब अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले माह यानी कि अगस्त से पटना एम्स में किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा शुरू हो जाएगी। एम्स पटना के कार्यकारी निदेशक और सीईओ डॉक्टर गोपाल कृष्ण पाल ने कहा कि ट्रांसप्लांट अगस्त तक शुरू होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा है कि विभिन्न विशिष्टताओं के तहत डॉक्टरों की एक टीम ने पीजीआई चंडीगढ़ और फिर औपचारिक अल्पकालिक प्रशिक्षण पूरा कर लिया है। अब जल्द ही बिहार में भी किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा बहाल होगी। दोस्तों, सासाराम जिला के करगहर के सहुआर स्थित उर्दू प्राथमिक विद्यालय में मिड डे मील में चूहा निकलने के बाद हरकंप मच गया है। जब खाना खाने के बाद कई बच्चों ने उल्टी करना शुरू कर दिया। जब सब्जी में चूहा देख करके बच्चे काफी डर गए। सब्जी में चूहा निकलने के बाद अभिभावक विद्यालय पहुंच करके हंगामा करने लगे और विद्यालय में मिड डे मील का बहिष्कार करने की भी बात कहने लगे। आपको बता दें कि एनजीओ के माध्यम से विद्यालय में मिड डे मील की आपूर्ति होती है, लेकिन मिड डे मील में सब्जी में चूहा निकलने के बाद कई बच्चे घर जाकर के उल्टी तक कर दिया गया। जब सूचना पर शिक्षा विभाग के अधिकारी भी विद्यालय पहुंचे और फिर जांच शुरू कर दिया गया है। जब विद्यालय शिक्षा समिति के लोग भी विद्यालय पहुंचे हैं, वहीं पर बच्चों के अभिभावक मिड डे मील खाने से अपने बच्चों को रोक रहे हैं। दोस्तों, हवाई सफर के लिए पहले से ही महंगा किराया चुकाने वाले पटना के यात्रियों को अब और पैसे चुकाने होंगे, ज्यादा पैसे चुकाने होंगे। हवाई सफर और महंगा होने जा रहा है। जब अब एविएशन सिक्योरिटी फीस यानी कि एएसएफ भी करने वाली है। जब एविएशन सिक्योरिटी फीस का भुगतान यात्रियों द्वारा किया जाता है। बिहार आने जाने वाले मध्यम वर्ग परिवार के लिए हवाई यात्रा पहुंच से बाहर हो गई है। जब विमानों के टिकट की कीमतें आसमान छू रही है, फ्लाइटों का किराया बढ़ गया है। जब पटना से उड़ान भरने वाले विमानों के किराए में पहले एविएशन सिक्योरिटी फीस 236 रुपए लगते थे, लेकिन अब इसे बढ़कर के 1181 रुपए हो गया है। जहाँ 900 रुपए से अधिक एविएशन फीस की बढ़ोतरी की वजह से किराए में भी भारी बढ़ोतरी हुई है। दोस्तों, मायके जाने के बहाने प्रेमी के साथ भाग गई 2 बच्चे की मां। जी हाँ, हम आपको बता दूं कि ये पूरा मामला कहाँ का है, हम आपको बताएंगे। खबर पटना का है, जहाँ पटना के गौरीचक थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ ये खबर, जहाँ पर 2 दिन पहले ससुराल से मायके जाने निकली 2 बच्चे की मां बीच रास्ते से ही अपने प्रेमी के साथ भाग गई। विवाहिता के गायब होने को लेकर के ससुराल वालों ने मामले में गौरीचक थाने में लिखित आवेदन दिया है। ससुराल वालों ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि उनकी बहू ने मान सम्मान का ख्याल नहीं रखा है। ऐसे लोगों के लिए घर में अब कोई जगह नहीं है। सिर्फ 2 बच्चों से मतलब रह गया है। बहू के लिए घर का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो चुका है। परिवार वालों ने आगे कहा कि 2 दिन पहले ही उनकी बहू दोनों बच्चों कपड़ा और फिर जेवरात लेकर के मायके जाने की बात बोल करके घर से निकली थी। देर शाम तक जब वो मायके नहीं पहुंची तो फिर हम लोगों ने खोजबीन शुरू कर दी। इस बीच जानकारी मिली है कि वह अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई है। जब महिला की शादी 2019 में कुंदन कुमार से हुई थी,